हॅलो स्टुडंट्स, मी प्रोफेसर दिलीप शिंदे तुमच्या समोर घेऊन आलो हसत खेळत फिजिक्स. तर बघा मित्रांनो, आपण युनिट्स अँड मेजरमेंट्स हा चॅप्टर चालू केलेला आहे. आजचा लेक्चर नंबर आहे 3. तर बघा, मागच्या लेक्चर्सला आपण काय सॉलिड अँगल काय असतं, प्लेन अँगल काय असतं याच्याबद्दल डिस्कस केलेलं. ओके, बर. तर मग हे जे प्लेन अँगल आहेत ते आपण रेडियन मध्ये मोजू शकतो, डिग्री मध्ये मोजू शकतो. ओके, अँगल आपण सेकंड मध्ये मोजू शकतो, मिनिट्स मध्ये मोजू शकतो. तर मग या सर्वांमधलं काय रिलेशन आहे बरं? ओके, ते आज आपल्याला माहित करून घ्यायचं आहे. तर चला तर मग आता बघा, रिलेशन बिटवीन डिग्री अँड रेडियन. आता पाय रेडियन म्हणजे 180 डिग्री. ओके, किंवा 2 पाय रेडियन म्हणजे 360 डिग्री. आता 1 रेडियन इज इक्वल टू किती येणार मग? 180 अपॉन पाय डिग्री. अरे काय केलं, पाय मल्टिप्लाय बाय 1 रेडियन आणि पाय आपण इकडच्या बाजूला डिवाइड केला, तर काय आला याचा आन्सर? 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवायडेड बाय पाय डिग्री. ओके, आणि या पायची व्हॅल्यू किती असते रे? या पायची व्हॅल्यू माहिती का तुम्हाला? 3.142 ही असते, लक्षात घ्या, रेडियन मध्ये. ओके, बर. मग जर कधी आपल्याला आता हे बघितलं, 1 रेडियन म्हणजे किती डिग्री ते बघितलं, तसंच आपल्याला 1 डिग्री म्हणजे किती रेडियन आहे. मग आता हेच रिलेशन कसं करूया, आपण उलट लिहूया. 180 डिग्री इज इक्वल टू पाय रेडियन म्हणजे 180 मल्टिप्लाय बाय 1 डिग्री. आणि मग हा 180 इकडे येताना काय होणार आहे? डिवाइड. म्हणजे 1 डिग्री इज इक्वल टू काय येणार आहे? पाय अपॉन 180 रेडियन. बघा रिलेशन. म्हणजे तुम्हाला फक्त हे लक्षात ठेवायचं, पाय इज इक्वल टू 180 डिग्री. मग तुम्हाला 1 डिग्री म्हणजे किती रेडियन बघायचं, काढायचंय की 1 रेडियन इज इक्वल टू डिग्री मध्ये काढायचंय, त्या पद्धतीने तुम्ही रिलेशन म्हणू शकतात. म्हणजे 1 रेडियन 180 अपॉन पाय डिग्री. आणि जर कधी 1 डिग्री म्हणजे किती रेडियन, तर पाय अपॉन 180. गॉट दिस. आणि पायची व्हॅल्यू किती असते? 3.142. ओके स्टुडंट्स, आता बघा, रिलेशन बिटवीन 1 मिनिट अँड 1 सेकंड विथ रेडियन ॲज वेल ॲज विथ डिग्री बघूया आपण. आता 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनिट्स. बघा बरं का, एक लाईन जर असेल, ही एक लाईन, याचा अर्थ 1 मिनिट. ओके, 1 डिग्री म्हणजे 60 मिनिट्स. 60 मिनिट्स म्हणजे काय? उलट लिहूया. 60 मिनिट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री म्हणजे 1 मिनिट इज इक्वल टू, हा 60 इकडे येऊन डिवाइड होईल. 1 मिनिट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री. गॉट दिस. म्हणजे 1 मिनिट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री. आता जर कधी आपल्याला याचं रेडियन मध्ये करायचं असेल तर 1/60. आता 1 डिग्री म्हणजे किती रेडियन? पाय अपॉन 180. म्हणजे याला जर कधी पाय अपॉन 180 ने मल्टिप्लाय केलं तर आपल्याला 1 मिनिट इज इक्वल टू 1 इंटू पाय अपॉन 60 इंटू 180 रेडियन होणार. गॉट दिस. बर, आता हे तर आपण रिलेशन तयार केलं. 1 मिनिट म्हणजे किती डिग्री किंवा 1 मिनिट म्हणजे किती रेडियन. ओके, म्हणजे आपण याचं कॅल्क्युलेशनही करू शकतो, पण आता आपल्याला तो विषय नाही आहे. बर, आता 1 मिनिट म्हणजे 60 सेकंड. 1 मिनिट इज इक्वल टू 60 सेकंड. डबल लाईनचा अर्थ काय झाला आहे? सेकंड. सिंगल एक डॅश असेल तर मिनिट, 2 डॅश असेल तर सेकंड. लक्ष द्यायचं आहे. बर, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनिट्स. सॉरी, 1 मिनिट इज इक्वल टू 60 सेकंड. आता उलट करूया. 60 सेकंड म्हणजे किती? 1 मिनिट. म्हणजे 1 सेकंड म्हणजे किती? 1/60 मिनिट. बर, आता 1/60 मिनिट आहे आपल्याकडे. जर कधी डिग्री मध्ये करायचं तर 1/60 ने मल्टिप्लाय केलं तर डिग्री मध्ये मिळेल. जर कधी आपण ह्या क्वांटिटीने मल्टिप्लाय केलं तर आपल्याला काय मिळणार आहे? 1 सेकंड इज इक्वल टू दिस मच रेडियन. म्हणजे काय? 1/60 इंटू 1/60 मल्टिप्लाय बाय काय करूया आपण? पाय अपॉन 180. हे काय झालं?
रेडियन मध्ये आलं. अशा पद्धतीने हे सर्व रिलेशन आहे. म्हणजे आता जे तुम्हाला कायमस्वरूपी रिलेशन कोणते लक्षात ठेवायचे, पाय इज इक्वल टू 180 डिग्री, त्याच्याने तुम्हाला कोणतं रिलेशन सांगता येईल. त्यानंतर दुसरं रिलेशन 1 डिग्री म्हणजे 60 मिनिट, तिसरं रिलेशन 1 मिनिट म्हणजे 60 सेकंड. हे सर्व रिलेशन जर तुमच्या लक्षात राहिले तर तुम्ही एकमेकांमध्ये कन्व्हर्जन करू शकता. ओके स्टुडंट्स. बर, आता हे झाले अँगल बद्दल. आता आपण थोडं चालूया मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ. जर कधी आपल्याला लेंथ मोजायची असेल, लेंथ जर मेजर करायची असेल, आपण कसा मोजतो रे? तुमच्याकडे काय असतं माहिती का? ती स्केल असते बघा, त्या स्केलने लेंथ मोजू शकतो आपण. मीटर स्केल म्हणतो की नाही आपण त्याला, मीटर स्केलने लेंथ मोजू शकतो. त्याच्यापेक्षा छोटे आपल्याला जर कधी सपोज हा केस आहे, त्याचा डायमीटर मोजायचा असेल तर आपण कोणतं इन्स्ट्रुमेंट वापरू शकतो? हे बघा, स्क्रू गॉज असेल, वर्नियर कॅलिपर असेल, हे छोटे छोटे हे जे इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत, स्मॉलेस्ट डिस्टन्स आपण याच्याने मेजर करू शकतो. म्हणजे मीटर स्केलने आपण अंतर मोजू शकतो, वर्नियर कॅलिपरने किंवा स्क्रू गॉजने स्मॉलेस्ट डिस्टन्स आपण मेजर करू शकतो. ओके, बर. मग हे जे मीटर आहे, मीटर म्हणजे तुम्हाला माहिती की नाही, 100 सेंटीमीटर. म्हणजे तुमच्याकडे तुमच्या कंपास बॉक्स मध्ये किती सेंटीमीटरची स्केल असते? अशी 15 सेंटीमीटरची. थोडी जर मोठी असेल तर ती किती असते? 30 सेंटीमीटरची. असे 100 सेंटीमीटर म्हणजे किती झाले? 1 मीटर. येते का लक्षात? बर, मग 1 मीटर पहिल्यांदा कशा पद्धतीने मोजलं गेलं रे? तर बघा, द मीटर इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रॅव्हल बाय द लाईट in vacuum during the time interval of 1/299792458 of a second. म्हणजे काय? व्हॅक्यूम मध्ये लाईट एवढा 1 सेकंदाचा एवढा भाग इतका टाइम इंटरवल ठेवून जेव्हा ही लाईट डिस्टन्स ट्रॅव्हल करेल तर ते डिस्टन्स काय झालं? मीटर. म्हणजे मीटर इज अ लेंथ that is the distance traveled by the light in vacuum in this time of second. ओके, हा 1 सेकंडच्या एवढ्या पार्ट मध्ये, 1 सेकंडच्या एवढ्या पार्ट मध्ये, म्हणजे बघा 1 सेकंडचे किती पार्ट केलेले आहेत बघा, आपल्याला मोजता येणार नाही. 299792458. 1 सेकंडची एवढा छोटा पार्ट केल्यानंतर एवढ्या छोट्या पार्ट मध्ये लाईट जितकं अंतर ट्रॅव्हल करतो व्हॅक्यूम मध्ये, त्या अंतराला काय म्हटलं गेलं? मीटर. समजलं? बर, म्हणजे आपण अशा पद्धतीने मीटर हे स्केल काय केलं? डिवाइन केलं. म्हणजे 1/299792458 ऑफ अ सेकंड द डिस्टन्स ट्रॅव्हल बाय लाईट इन अ व्हॅक्यूम इज कॉल्ड अ मीटर. आर यू गेटिंग? बर, मग हे तर झालं आपण डायरेक्ट लेंथ मोजल्यात. पण इनडायरेक्ट लेंथ जर मोजायचं असेल तर, सर मला इथनं एखादा प्लॅनेट आहे, ओके, ज्युपिटरचं अंतर इथनं अर्थच्या सरफेस पासून मोजायचं आहे, कसं मोजणार? एखादा स्टार असेल त्याचं अंतर मोजायचंय, कसं मोजणार? आपल्या अर्थवरनं मूनचं अंतर मोजायचंय, कसं मोजणार? तर हे इनडायरेक्ट अंतर मोजण्याची एक मेथड आहे, त्याला काय म्हणतात? पॅरालॅक्स मेथड. ओके, द लॉंगेस्ट लेंथ सच ॲज distance of any planets, stars from the surface of earth can be measured by means of parallax method. ओके स्टुडंट, म्हणजे पॅरालॅक्स मेथडने आपल्याला इनडायरेक्ट जे काही डिस्टन्स आहे, सर्वात लॉंगेस्ट डिस्टन्स विच आर आउट ऑफ द रीच, दॅट कॅन बी मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ वन मेथड नोन ॲज पॅरालॅक्स मेथड. ओके, ती पॅरालॅक्स मेथड काय आहे ते आता आपण बघूया. अब हम देखते हैं पैरालैक्स मेथड. अब देखो पैरालैक्स मेथड क्या है. फर्स्ट पैरालैक्स, इट इज द अपरेंट चेंज इन पोजीशन ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जर्वर. अब देखो, अगर हमको ये जो पेन है, देखो ये पेन, अगर मैं एक इस आंख से देखूं एंड साइमल्टेनियसली थोड़ी देर के बाद इस आंख से देखूं, तो पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट थोड़ा चेंज हो जाता है. आर यू गेटिंग ना? देखो मैंने यहां से देखा, पोजीशन 1 पे था. जब मैंने यहां से देखा, इस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट चला गया.
मीन्स ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे चेंज हो जाता है. इट इज द apparent चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट when it is observed from two different direction. ओके, इसको बोला जाता है पैरालैक्स. ओके, मीन्स अगर आप देखो कोई अगर लाइन है, अगर आप एक आंख से देखोगे फिर दूसरे आंख से देखोगे तो वो लाइन शिफ्ट हो जाता है. दैट शिफ्टिंग इज कॉल्ड एज पैरालैक्स. ओके, मीन्स एक ही ऑब्जेक्ट फ्रॉम टू डायरेक्शंस अगर देखते हैं तो देयर इज अपरेंट चेंज इन द पोजीशन. गॉट दिस? इसको बोला जाता है पैरालैक्स. तो ये पैरालैक्स एंगल क्या है? देखो, एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शन, angle between the two direction along with any object is viewed from two different point of observation. Suppose A और B ये दो different points है. देखो A और B, A and B, these are the two different points from two direction. This object जिसको हमने क्या लिखा भाई, स्टार हो सकता है, प्लैनेट हो सकता है, उसको ऑब्जर्व किया. ओके, तो द एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शन along which this stars or planet is viewed from two point of observation, then this angle is called as parallax angle or parallactic angle. इसको बोला जाता है पैरालैक्स एंगल और पैरालैक्टिक एंगल. एंड ज्योमेट्री का एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि अगर ये आर्क है, प्लीज पे अटेंशन हियर, ये आर्क है, एक सर्कल का ये आर्क है. ओके, इसका लेंथ अगर सपोज एस है, यहाँ पे क्या लिया मैंने, बी लिया. चलो इसका लेंथ जो यहाँ से यहाँ तक बी है, ये इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक डी है, तो ये एंगल इज इक्वल्स टू ये आर्क लेंथ अपॉन इसका रेडियस होता है. एंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला ज्योमेट्री का, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस. ऐसा ये फॉर्मूला है ज्योमेट्री का. ये यूज किया यहाँ पे, क्या यूज किया फॉर्मूला, ये एक बड़े सर्कल का आर्क हम इसको कंसीडर कर सकते हैं. गॉट दिस? इस बड़े सर्कल का आर्क हम कंसीडर कर सकते हैं हैविंग रेडियस डी. तो एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ बी अपॉन रेडियस. ये फॉर्मूला है सबसे इंपॉर्टेंट. ओके, what is this parallax angle? When any distant object is observed from two direction, the angle between those two direction is called as parallactic angle or parallax angle. Okay, अब using this method one can find out the distance of any planet from the surface of earth. कोई भी planet को फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकता है फ्रॉम द टू व्यूज. एंड मान लो यहाँ पे अर्थ सरफेस पे पॉइंट E1 है एंड पॉइंट E2 है. फ्रॉम द पॉइंट E1 ये प्लेनेट को ऑब्जर्व किया गया एंड फ्रॉम द पॉइंट E2 सेम प्लेनेट को ऑब्जर्व किया फ्रॉम टू डिफरेंट डायरेक्शन. ओके, तो फ्रॉम टू डिफरेंट डायरेक्शन व्हेन द प्लेनेट इज viewed we get this angle. This angle is called as parallactic angle and that we can measure technically. Okay, geometrically. Okay, ये हम मेजर कर सकते हैं. ओके, अब सपोज ये E1 से ये प्लेनेट का डिस्टेंस D, E2 से प्लेनेट का डिस्टेंस D सेम होगा. अब ये जो B पॉइंट है, ये B डिस्टेंस बिटवीन E1 एंड E2. अब ये डिस्टेंस बिटवीन E1 एंड E2 ये बड़े सर्कल का आर्क हो सकता है, बड़े सर्कल का, क्योंकि B के सामने यानी B इज ये जो डिस्टेंस B है इट इज वेरी वेरी स्मॉल. B इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू D. B के सामने ये D बहुत छोटा है. देयरफॉर हम प्लेनेट एज अ सेंटर लेके बहुत बड़ा एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं. उस सर्कल का E1 E2 क्या हो गया, आर्क हो गया. ओके, तो इस आर्क का लेंथ हमने क्या लिया B. तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. रेडियस यानी यहां से यहां तक डिस्टेंस, अर्थ के सरफेस से प्लेनेट तक D. ओके, तो ये D क्या है, डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम द अर्थ. ओके, एंड D इज द सेपरेशन बिटवीन द टू ऑब्जर्व पॉइंट E1 एंड E2. तो थीटा इज इक्वल्स टू B अपॉन D आया.
तो d इज इक्वल टू क्या आया, b अपॉन थीटा, वेयर दिस थीटा किसमें लिया जाता है, रेडियन में लिया जाता है, याद रखना थीटा इज टेकन ऑलवेज इन रेडियन टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ एनी प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ. In this way, distance of any planet from the surface of Earth can be determined. Are you getting? आया ये समझ में? अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, साइज ऑफ प्लैनेट. देखो साइज ऑफ प्लैनेट अगर हमको मेजर करना है, साइज ऑफ प्लैनेट यानी अभी जुपिटर है, जुपिटर का हमको डायमीटर मेजर करना है, कैसे मेजर करेंगे? तो देखो वो भी पहले तो हम फर्स्ट मेथड से उस जुपिटर का, अब साइज ऑफ प्लैनेट यानी डायमीटर हमको मेजर करना है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, इस मेथड से डी फाइंड आउट कर लेंगे. इस मेथड से डी फाइंड आउट कर लिया, फिर हम ये जो प्लैनेट है, प्लैनेट का ये दो अपोजिट पॉइंट ए एंड बी दैट कैन बी व्यूड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. ओके, ऐसे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ए एंड बी को ऑब्जर्व करेंगे साइमल्टेनियसली एंड हमको ये पैरालैक्टिक एंगल मिल जाएगा. ओके, तो ये पैरालैक्टिक एंगल हम मेजर कर सकते हैं, डी तो हमको इस मेथड से पता चल गया एंड ये दिस इज द डायमीटर ऑफ planet. Of again using the same formula, alpha is equals to angle is equals to arc upon radius in a d upon capital D, d upon capital D. Okay, तो ये जो d small d diameter of planet is equals to क्या आएगा, alpha into d. In this way we can find out the size of planet. Okay, आया ये समझ में? ओके, अब जैसे हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ लिया, ओके, मेजरमेंट ऑफ लेंथ हमने कैसे कैसे लिया, मीटर स्केल से लिया, वर्नियर कैलिपर से, एज वेल एज स्क्रू गॉज से. ओके, वैसे वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज ये आपके लिए प्रैक्टिकल है. ओके, उस प्रैक्टिकल के टाइम में आपको दोनों इंस्ट्रूमेंट देखने को मिल जाएंगे एंड इनडायरेक्ट मेथड में हमने पैरेलैक्स मेथड यूज किया. अब हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ मास. मेजरमेंट ऑफ मास देखो, एक प्लैटिनम इरिडियम एलॉय ऑफ सिलेंडर, जो कि ऐसा एलॉय है कि जो सर्व्स में, फ्रांस में है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेज एंड मेजर्स, उसमें ये सिलेंडर का ये रॉड रखा गया है जिसका मास कितना है, 1 kg. ये स्टैंडर्ड है भाई. 1 kg को अगर हमको मापना है तो उसका जो मेजरमेंट है इसके बराबर आना चाहिए, जो फ्रांस में इस ब्यूरो में रखा गया है एट सर्व्स. ओके, लेकिन कुछ साल के बाद ये देखा गया कि भाई इस पे भी एयर का अफेक्ट हो रहा है, मींस एयर का इस पे भी अफेक्ट हो रहा है. देयरफॉर स्टैंडर्ड थोड़ा सा चेंज कर दिया बाद में. क्या स्टैंडर्ड चेंज किया कि अब 1 kg इज डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ करंट. करंट के फॉर्मेट में 1 kg को डिस्क्राइब कर रहे हैं. कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, देखो, द करंट which has to pass through electromagnet to pull one side of extremely sensitive balance to balance the other side which holds 1 kg standard mass. मीन्स आप इमेजिन करिए ये एक बैलेंस है. ओके, इस बैलेंस में 1 kg एक स्टैंडर्ड मास रखा गया है. अब इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में कितना करंट पास करेंगे सो दैट ये 1 स्टैंडर्ड ऑफ केजी मास को बैलेंस कर जाए. आर यू गेटिंग? तो अब 1 kg को डिफाइन किया गया है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मींस कितना करंट इलेक्ट्रोमैग्नेट बैलेंस से हम पास करें सो दैट इट कैन बैलेंस 1 kg ऑफ स्टैंडर्ड मास. गॉट दिस? तो इस तरह से हमको पता है केजी है कि नहीं, ये यूनिट है मास मेजर करने का. वैसे ग्राम भी है, दैट इज सीजीएस यूनिट. वैसे पाउंड भी है, वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड है, एफपीएस यूनिट. ओके, और उससे भी छोटा मास होता है क्या? यस. अब जो एटम होते हैं कि नहीं, एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है. तो ये जो किसी एटम का, प्रोटॉन का मास अगर मेजर करना है तो स्मॉलेस्ट यूनिट यूज किया जाता है. उस स्मॉलेस्ट यूनिट का नाम है AMU, एटॉमिक मास यूनिट. तो देखो
एक एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू मास ऑफ वन कार्बन एटम, मास ऑफ वन कार्बन एटम। एंड कार्बन कौन सा लिया? 12 आइसोटोप वाला कार्बन लिया गया, उसका एक एटम का मास इज इक्वल्स टू 1 AMU। ओके, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इट इज इक्वल्स टू 1.66 10⁻27 kg। ओके, मींस ये ऐसा एक्चुअली फॉर्मूला 1/12 है एक्चुअली। ओके, कहा गया भाई पेन? ओके, ये जो मास है इट इज एक्चुअली 1/12, 1/12 ऐसा है मास ऑफ वन कार्बन एटम। जब हम ये कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर केजी में कितना आता है? 1.66 इंटू 10 का पावर कितना? -27 kg। याद रखना, वन एटॉमिक मास यूनिट is equals to 1.66 into 10 to the power -27 kg। Got this? अब हम मेजरमेंट ऑफ टाइम देखेंगे। टाइम का मेजरमेंट कैसे किया गया देखो। हाँ, पहले तो जो एवरेज सन डे जो था, एवरेज सन डे है कि नहीं, वो 24 आवर का है, आप लोगों को पता है। तो 24 इंटू 60 मल्टीप्लाई किया। ओके, एंड 1 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 60 किया, उसको 1 सेकेंड ऐसे मापा गया। लेकिन उसमें भी थोड़ा चेंज ऐसे आने लगा कि ड्यूरेशन ऑफ द डे भी कांस्टेंट नहीं रहता। देयरफॉर अब टाइम को मेजरमेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड एटॉमिक क्लॉक यूज किया गया। स्टैंडर्ड एटॉमिक क्लॉक, कौन सा? स्टैंडर्ड एटॉमिक क्लॉक, जिसमें सेसियम नाम का एक एटम यूज किया जाता है। सेसियम का विशेष गुण क्या होता है कि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, स्पॉन्टेनियसली उसमें से रेडिएशन निकलते रहते हैं, इमिट होते रहते हैं। ओके, तो देखो, जब ऐसे सेसियम एटम में से इतने रेडिएशंस निकलेंगे, देखो हमको नंबर भी मेजर करने के लिए इम्पॉसिबल है। 9192631770 इतने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जब इस सेसियम एटम में से निकलेंगे, दैट विल मेजर 1 सेकेंड। गॉट दिस? सेसियम एटम में इतने नंबर ऑफ वाइब्रेशन के रेडिएशन का इमिशन होगा, तो दैट मेजर्स द 1 सेकेंड। तो ये सेसियम एटॉमिक क्लॉक ये यूज किया जाता है एज अ स्टैंडर्ड टू मेजर 1 सेकेंड। गॉट दिस? ओके, इस तरह से आज हमने क्या क्या मेजर किया? मेजरमेंट ऑफ मास किया, देन हमने क्या किया? मेजरमेंट ऑफ टाइम किया, देन वी हैव आल्सो मेजर्ड द लेंथ। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो, ये जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स है फ्रांस में, उसमें अभी भी ये प्लेटिनम इरिडियम का एलॉय सिलेंडर एज द स्टैंडर्ड 1 kg रखा गया है। लेकिन अब ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि एयर के वजह से अब थोड़ा थोड़ा वो क्या हो रहा है, उसके पार्टिकल्स थोड़े थोड़े कम हो रहे हैं, करोजन हो रहा है। तो इसीलिए अब थोड़ा सा नाउअडे 1 kg को अलग तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं, है ना, इन टर्म्स ऑफ करंट। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैलेंस बनाया गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैलेंस में कितना करंट पास हो जाएगा कि वो 1 स्टैंडर्ड kg के मास को बैलेंस करे, तो दैट मेजर्स द 1 kg। ओके, इस तरह से 1 kg का स्टैंडर्ड बनाया गया एज अ करंट। देन स्मॉलेस्ट मास ऑफ एटम क्या होता है? 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU यानी 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। कार्बन कौन सा? 12 आइसोटोप वाला। ओके, जब इसका कैलकुलेशन किया तो केजी में कितना आया? 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ओके, देन टाइम का मेजरमेंट करने के लिए पहले तो उन्होंने एवरेज सनी डे का यूज किया, लेकिन एवरेज सनी डे कांस्टेंट नहीं रहता। आप देख रहे हैं कभी 24 आवर रहेगा, थोड़ा घटेगा भी, थोड़ा बढ़ेगा भी। ओके, देयरफॉर वो जो स्टैंडर्ड पहले लिया गया था उसको कैंसिल कर दिया, एंड अब एक एटॉमिक स्टैंडर्ड टाइम सेसियम एटम का बनाया गया। तो उस स्टैंडर्ड एटॉमिक क्लॉक में जब सेसियम एटम इतने नंबर ऑफ वाइब्रेशन निकालता है, तो दैट मेजर्स द 1 सेकेंड। इस तरह से ये हम लेंथ, टाइम एंड मास को मेजर करते हैं, उनके ये यूनिट से। देखो, अब जो हमने ये मेजर, हाँ, खाली पैरालैक्टिक मेथड आपको आएगा, लेकिन ये जो है खाली एक इंफॉर्मेशन के तौर पे आप याद रखना, बाकी एग्जाम में ये नहीं आने वाला, डोंट वरी।
खाली वो 1 AMU यानी कितना ये याद रखो। ओके, लेकिन ये भी तो आपको इन डेटा दिया जाता है। बाकी ये जो सीसीएम एटम मींस मेजरमेंट ऑफ टाइम कैसे किया जाता है, ये नंबर है कि नहीं, याद रख सकते हैं, याद नहीं रख सकते, इसलिए ये तो आपको एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं, बस एज एन इंफॉर्मेशन ये एज वेल एज ये आप एज एन इंफॉर्मेशन आपके पास रखो। ओके, तो इस तरह से आज हमने ये मेजरमेंट ऑफ लेंथ मास टाइम कैसे करते हैं ये लिया। बाकी जो है इंटरेस्टिंग पार्ट जो है इस चैप्टर का, जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।